प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत सामाजिक प्रतिमान पर चर्चा करेंगे। हमने सामाजिक प्रतिमानों के प्रकारों को पढ़ा है अब तक, और आज हम पढ़ेंगे नैतिकता और धर्म। नंबर 5, मोरालिटी एंड रिलीजन। नैतिकता चरित्र की दृढ़ता एवं पवित्रता से संबंधित संप्रत्यय है, क्योंकि इसका संबंध सद और असद, शुभ और अशुभ की भावना से है। अर्थात जिन नियमों की स्वीकृति समाज द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, शुभ अशुभ की भावना के आधार पर होती है, वे नियम नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। नैतिकता में न्याय, ईमानदारी, सच्चाई, पक्षपातहीनता, स्वतंत्रता, दया और पवित्रता जैसी धारणाएं सम्मिलित होती हैं, जो समय और परिस्थिति के अनुसार सदैव परिवर्तित होती रहती हैं। बौद्धिक और दार्शनिक स्तर पर नैतिकता ही आचार शास्त्र या नीति शास्त्र कहलाती है। उदाहरण जैसे चोरी करना, किसी की चीज छुपा लेना आदि नैतिकता के विरुद्ध आचरण है। धर्म का संप्रत्यय नैतिकता से ही संबंधित है। धर्म अलौकिक शक्ति से संबंधित है। धर्म नैतिकता के सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिकता की परिपालना धर्म के भय के कारण ही की जाती है, क्योंकि कुछ नैतिक नियम ईश्वरीय एवं अलौकिक शक्ति से उत्पन्न माने जाते हैं, जिनका पालन न करने पर ईश्वर रुष्ट हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ईश्वरीय शक्ति ही नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि एवं उसका पोषण करती है। कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणा धर्म के आधार पर ही की गई है, क्योंकि उनके भय से व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है। नैतिकता और धर्म में अंतर। नंबर 1, धर्म की प्रवृत्ति रूढ़िवादी है, अर्थात बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूलन करने का गुण इसमें नहीं होता, जबकि नैतिकता गत्यात्मक होती है। यह रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। नंबर 2, धर्म अतार्किक है, जबकि नैतिकता तार्किक है। इससे कभी कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे धर्म अपने प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कर्म कांडों को जटिल बनाता है, लेकिन नैतिकता इसका विरोध करती है। नंबर 3, नैतिकता की तुलना में धर्म का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। धर्म छोटे छोटे समूहों समुदायों में भिन्न भिन्न प्रकृति का होता है, लेकिन नैतिकता की प्रकृति सभी समाजों में प्राय एक सी होती है। इससे कभी कभी धार्मिक विश्वास और नैतिक मूल्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी हो जाती है। नंबर 6 है कानून, लॉ। कानून का महत्व वर्तमान युग की प्रमुख विशेषता है। कानून की प्रकृति औपचारिक होती है। ये वे नियम हैं जो राज्य की ओर से व्यक्ति को मान्य होते हैं। जब प्रथाएं, रूढ़ियां आदि औपचारिक शक्तियां जो समाज के संचालन के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें संपूर्ण समाज स्वीकृति दे देता है, तब उन्हें लिखित रूप दे दिया जाता है, वही कानून कहलाता है। इस प्रकार कानून वे नियम हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। कानूनों के 2 प्रकार किंग्सले डेविस द्वारा मान्य है, प्रथागत कानून और वैधानिक कानून। नंबर 1 है प्रथागत कानून। प्रथागत कानून में वे नियम सम्मिलित हैं जिनका पालन व्यक्ति अपनी इच्छा और सामाजिक दबाव के कारण करते हैं। ऐसे नियमों का लिखित रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इनका प्रभाव लिखित नियमों से अधिक होता है। नंबर 2 है वैधानिक कानून। वैधानिक कानून या नियम विधान मंडलों द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी घोषणा राज्य की ओर से लिखित रूप में होती है और इन कानूनों को औपचारिक रूप से लागू किया जाता है। इनका उल्लंघन करने पर राज्य की ओर से दंड दिया जाता है। इनकी रक्षा के लिए न्यायालय होते हैं। संस्थाएं। नंबर 7, इंस्टीट्यूशंस। संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में किया था। इनके अनुसार संस्था वह अंग है जिनके माध्यम से समाज के कार्यों को कार्यान्वित किया जाता है। संस्थाएं सामाजिक संरचना का एक भाग होती हैं और इनमें अनेक सामाजिक प्रतिमान समाहित होते हैं। संस्था की परिभाषा एवं अर्थ। किंग्सले डेविस के अनुसार संस्था को परस्पर संबंधित लोक रीतियों, लोकाचारों तथा वैधानिक नियमों की समग्रता कहकर परिभाषित किया जा सकता है, जो एक अथवा अधिक कार्यों के लिए बनाई गई हो। मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्था कार्यप्रणाली के उन प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषता को स्पष्ट करती हैं। नंबर 8 है परिपाटी एवं शिष्टाचार। परिपाटी। किंग्सले डेविस के मत में परिपाटी एवं शिष्टाचार विशिष्ट प्रकार की लोक रीतियां या जनरीतियां हैं जिनका कोई गहन अर्थ नहीं होता। केवल सामाजिक संबंधों में सरलता उत्पन्न करना ही इसका प्रमुख
महत्व है। परिपाटी किसी भी कार्य को करने का परंपरागत तरीका है। यह व्यवहार के निश्चित स्वरूप को स्पष्ट करती हैं, जिनका किसी विशेष परिस्थिति में सामाजिक संबंधों द्वारा अनुसरण होना आवश्यक होता है। जैसे सड़क के बाईं ओर चलना भारत की परिपाटी कही जाएगी, जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है क्योंकि ऐसा होता आ रहा है। परिपाटी उचित अनुचित से बहुत अधिक संबंधित नहीं है, लेकिन बहुत समय से कोई परिपाटी चली आ रही है। इसका कारण उसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। सीधे हाथ से भोजन करना परिपाटी के साथ साथ उपयोगी भी है। इसी से यदि कोई बाएं हाथ का प्रयोग इस कार्य के लिए करता है तो उसे मना कर दिया जाता है। शिष्टाचार एटिकेट्स, ये आशय किसी कार्य को करने का उचित ढंग है। किंग्सले डेविस के अनुसार शिष्टाचार की व्याख्या इस प्रकार है। यह भी सामाजिक मानदंडों का एक प्रकार है। इसका अर्थ यह है कि हम किसी कार्य को कई ढंगों से करते चले आने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु उनमें से एक अच्छा ढंग चुन लेते हैं। इस कारण बाह्य साधनों में शिष्टाचार एक प्रतीक के समान है, जिसे व्यक्ति के वर्ग का पद जाना जा सकता है। सामाजिक कार्यक्षमता और सरलता के दृष्टिकोण से इसका अधिक महत्व नहीं है, जैसे हम किस प्रकार अभिवादन करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, आदि आदि। नंबर 9, फैशन और धुन। फैशन और धुन दोनों का अपना अपना महत्व है। व्यक्ति में नवीनता व भिन्नता के लिए सदैव से ही आग्रह रहा है। प्राचीन आदर्शों की परिपालना के साथ साथ मनुष्य में परिवर्तन की इच्छा होती है। इनकी पूर्ति कुछ ऐसे आदर्श नियमों से होती है जो कुछ समय तक प्रचलन में रहकर फिर परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें फैशन या धुन कहा जा सकता है। फैशन एक प्रकार का सामाजिक मानदंड है, लेकिन जनरीतियां, लोकाचार, प्रथा, रूढ़ियां आदि स्थायित्व लिए होती हैं, जबकि फैशन अस्थायी होती है। मैकाइवर और पेज के मत में फैशन से तात्पर्य किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है। रॉस के अनुसार फैशन किसी भी जन समूह की पसंद में होने वाली क्रमिक परिवर्तनों का नाम है, जो उपयोगिता द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, यद्यपि उनमें उपयोगिता का तत्व भी सम्मिलित हो सकता है। फैशन की विशेषताएं। फैशन वे मान्य परिवर्तन है जो हमारे व्यवहारों को नियंत्रित व व्यवस्थित करते हैं। फैशन से व्यक्ति में ताजगी, नवीनता आती है। फैशन व्यक्ति के सामाजिक जीवन से अधिक संबद्ध होती है। यह समाज में एकरूपता उत्पन्न करती है और समाज को सुदृढ़ बनाती है। अनेक बार फैशन प्रथा का रूप ले लेती है, क्योंकि अनुकरण के द्वारा हम सभी इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। धुन भी फैशन का ही एक रूप है, लेकिन यह फैशन की तुलना में अधिक तीव्र होती है। अर्थात जब परिवर्तन अत्यधिक तेज अथवा तुच्छ और आडंबर पूर्ण हो जाते हैं तो वो फैशन ना होकर धुन बन जाते हैं। धुन का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। यदि कोई अत्यधिक नवीन परिवर्तन केवल कुछ लोग स्वीकारें तब वह धुन होता है, और जब उसे समाज के अधिक लोग स्वीकारने लगे तो फैशन बन जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि धुन फैशन की तुलना में बहुत कम लोगों द्वारा अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए आधुनिक समय में उच्च वर्ग की लड़कियों के द्वारा ऐसे कपड़े पहनना जिनमें अधिकांश शरीर उन्मुक्त दिखाई देता है, धुन है, जिसे बहुत कम वर्ग अपना रहा है। जबकि सीधा पल्ला लेकर साड़ी पहनना आधुनिक युग की फैशन है, क्योंकि अधिकांश समूह इसे स्वीकार कर रहा है। धुन को अभिजात वर्ग के लोग अधिक अपनाते हैं, जो उनकी मनोवृत्ति का परिचायक होती है। धन्यवाद।